How are you all? I hope you all are fine. Students, welcome back in our next video of Social Science online classes. Students, welcome back in our next video. That is video number 2 of the chapter The Story of Village Palampur. अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था इस चैप्टर का ओवरव्यू। पालमपुर जो कि एक विलेज है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना। इसके साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारे पास फार्मिंग इन पालमपुर से रिलेटेड फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने जाना। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लैंड इज़ फिक्स्ड, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा टॉपिक हो गया था। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न फार्मिंग के बारे में। बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है। यानी अगर आप सेम पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं तो उसका एक अच्छा तरीका है कि अगर हम मॉडर्न फार्मिंग करें। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि 1960s के बाद स्टार्ट हुआ यूज़ होना, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बूम अप हुआ। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यह वह इंपॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और क्रॉप प्रोडक्शन होने का सबसे मेन रीज़न यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग भी है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड यहाँ के फार्मर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है जो कि एक नॉर्मल सीड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती हैं। अगर हम पालमपुर की बात करते हैं तो पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप एक ईयर में ग्रो करते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है, पहला, पालमपुर के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस हो पाती है। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में पहले ही आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर पम्प्स का यूज़ किया जाता है। उससे पहले यहाँ पे पर्शियन व्हील का यूज़ किया जाता था जो कि फार्मर यूज़ करते थे वाटर को वेल्स में से ड्रॉ करने के लिए, लेकिन इससे सिर्फ स्मॉल फील्ड इरीगेट हो पाता था। लेकिन जब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स आए जिनको सबसे पहले गवर्नमेंट ने सेटअप किया और बाद में फार्मर्स ने अपने लिए प्राइवेटली भी परचेज करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से मिड 1970s में यहाँ पे जो कल्टिवेबल एरिया था वो 200 हेक्टेयर था, और वाटर के आने की वजह से यह एरिया और भी बढ़ गया। तो जैसा हम जानते हैं वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है क्रॉप प्रोडक्शन में। जिन रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे क्रॉप कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए अगर हमें फार्मिंग प्रोडक्शन करना है तो। ऐसे में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल सीड्स में तो हम फार्मर्स द्वारा नॉर्मल यानी लेस इरिगेशन वाटर की नीड होती थी, काव डंग का यूज़ हो जाता था मैन्योरिंग के लिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते थे। लेकिन हाई वैरायटी सीड्स जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया में आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया, और इस सीड्स की वजह से ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखा गया वो वीट में इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन हाईली वैरायटी सीड्स को यूज़ करने के लिए हमको प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी हमें बहुत हाई अमाउंट वाटर यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं हाईली वैरायटी सीड्स से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है, तभी जाके हम हाईली वैरायटी सीड्स से अच्छा प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। जो फार्मर्स हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के, वो मॉडर्न फार्मिंग सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया था। और उन्होंने, क्योंकि उनके पास रीजन्स हैं, वाटर की एबिलिटी अच्छी है, रिवर्स हैं, इसके अलावा ट्यूबवेल्स हैं इरीगेशन के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो है मॉडर्न फार्मिंग टूल्स जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, थ्रेशर हुआ, इनका भी यूज़ किया जाता है जो कि प्लगिंग और हार्वेस्टिंग बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। ऐसे में पालमपुर के अंदर जो वीट ग्रो होता था वो ट्रेडिशनल वैरायटी से तो सिर्फ 1300 केजी ग्रो हो पाता था, लेकिन हाईली वैरायटी सीड से 3200 केजी तक ग्रो हो जाता है। ये एक डिफरेंस जो है वो सबका डिफरेंस, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हाईलिंग वैरायटी सीड्स यानी मॉडर्न फार्मिंग से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। चाहे लैंड का साइज बढ़े ना बढ़े,
पर हम अगर मॉडर्न फार्मिंग हमारे पास टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हाइडिंग वैरायटी सीड से वीट्स के अलावा राइस में भी ग्रो हुआ है और इसके प्रोडक्शन में भी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ या एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखना पड़ता है। अगर हम हाइडिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि हाइडिंग वैरायटी सीड्स को फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं और इसके बिना वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो इससे भी हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि साइंटिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न फार्मिंग जो है वो नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज़ करती है। ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, ये रीजन पॉल्यूट हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स से, क्योंकि क्रॉप द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरा यूज़ नहीं किया जाता। जो पार्ट रह जाता है वो वाटर में के साथ फ्लो हो जाता है और जाकर के जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं जैसे ग्राउंड वाटर हुआ, रिवर्स है, लेक्स हैं, उनको पॉल्यूट करता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया को भी किल करता है और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है, जो कि सॉइल को फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो जब वो है फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देगा तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होगी, और अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर हमें हाईली वेट सीड्स का यूज़ करना है तो इसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन वह प्रोडक्शन आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिमूव हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसकी वजह से आप अपने सॉइल की हेल्थ को जान सकते हैं। बेसिकली सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली वो क्रॉप किसी पर्टिकुलर मिनरल का ज़्यादा यूज़ करती है। तो ऐसे में वो पर्टिकुलर मिनरल जो होगा वो डिग्रेड होगा और तेज़ी से डिक्लाइन होगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड से हम जान सकते हैं कि हमारे सॉइल को किस पर्टिकुलर मिनरल की नीड है, जिंक की, पोटाश की, फास्फोरस की। तो हम ऐसे पर्टिकुलर जो भी हमारे सॉइल की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हम एक्सटर्नली इन मिनरल्स को सॉइल में ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में, यानी पालमपुर में किस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अराउंड 450 फैमिलीज हैं, जिसमें से 80 फैमिलीज जो अपर कास्ट हैं। तो यहाँ पे 1/3 फैमिलीज जो है वो यहाँ लैंडलेस है, यानी उनके पास कोई भी फार्मिंग एरिया नहीं है प्रोडक्शन के लिए। 240 फैमिलीज हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट साइज एरिया है, यानी कि वह एरिया जो कि 2 हेक्टेयर से कम है साइज में। और बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं उनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह मीडियम फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्यू लार्ज फार्मर्स भी जिनके पास 10 हेक्टेयर्स या इससे ज़्यादा का एरिया है प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो बिग फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स है उससे ज़्यादा का एरिया है, तो वह खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देखिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर्स है, बिलो 2 हेक्टेयर्स है, वह अपने फैमिली पर्सन का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 10 हेक्टेयर्स है उससे ज़्यादा का एरिया है तो वह अपनी फैमिली पर्सनस के साथ ही पूरा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेबर, यानी कि लैंड के बाद नेक्स्ट है लेबर। जैसा हम जानते हैं कुछ फार्मर्स जो कि जिनके पास खुद का एरिया है और वह साइज में ज़्यादा बड़ा है तो वह सब पूरा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उनको लेबर की नीड होती है। यहाँ पे लेबर के तौर पे उनको दो सोर्सेज हैं लेबर के लिए। जैसे कि वो है फार्मर्स जो कि लैंडलेस है, यानी जिनके पास खुद का एरिया है ही नहीं प्रोडक्शन के लिए, तो वह उनको हायर कर सकते हैं। या फिर वह फार्मर्स जिनके पास प्लॉट साइज यानी स्मॉल एरिया है, जो कि उनके जो भी प्रोडक्शन करते हैं वह उनकी फैमिली के लिए इनफ नहीं हो पाता, तो ऐसे में वह भी बिग फार्मर्स के फार्म एरियाज पे वर्क करते हैं। यहाँ पे इनको रिटर्न में वेजेस मिलते हैं, और वेजेस या तो कैश में हो सकते हैं या फिर इन काइंड का मतलब होता है, यानी कि वेजेस वेरी करते हैं रीजन टू रीजन। किसी एरिया में उनको जो है वेजेस कैश में दे दिए जाते हैं या कहीं पे क्रॉप दे दी जाती है, क्रॉप का कुछ पार्ट।
इसके अलावा वेजेस जो होते हैं वो रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में वेरी करते हैं। यानी आप सोइंग कर रहे हैं तो उसके वेजेस अलग होंगे, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके वेजेस अलग होंगे। ठीक है, कोई क्रॉप जिसको ज़्यादा ह्यूमन अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके वेजेस कम होंगे, जिसको ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है उसके वेजेस ज़्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करते हैं। इसलिए लेबर जो होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वह प्रोडक्शन एक्टिविटी को आगे प्रोसेस करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैपिटल। देखिए, लैंड लेबर हमारे पास है, लेकिन इन सबको टास्क प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कैपिटल की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल टू टाइप्स की है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, और वर्किंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। ऐसे में चाहे वह फिक्स्ड कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल, उसको परचेस करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें ह्यूज कैपिटल, एक अच्छे अमाउंट की कैपिटल हमें चाहिए होगी। स्मॉल फार्मर्स के पास कैपिटल का कोई सोर्स नहीं होता, तो बेसिकली वो है क्या करते हैं, वह मनी को बोरो करते हैं, जैसे लार्ज फार्मर्स से, मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से। और ये जो कैपिटल वो बोरो करते हैं, ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको लोन को रिपे करने के लिए। और उस लोन को रिपे करने के लिए वह दूसरे मनी लैंडर से या फिर ट्रेडर्स से या फिर लार्ज फार्मर्स से दोबारा लोन बोरो करते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरीके से वो डेब्ट में यानी कर्ज में फंस जाते हैं। इसको डेब्ट ट्रैप भी बोला जाता है, जो कि स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं लार्ज फार्मर्स की, तो उनके पास तो सोर्स होता है। यानी लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, जब भी वो क्रॉप ग्रो करते हैं तो जो सरप्लस अमाउंट होता है वह उसको मार्केट में बेच देते हैं। इससे जो अर्निंग होती है वह उसको सेव करते हैं, और ये जो सेविंग्स होती है वह उनकी कैपिटल की नीड को सेटिस्फाई करती है। यानी कैपिटल को अर्न करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास जो सेविंग्स है, या दूसरा तरीका बोरोइंग। यहाँ पे बोरोइंग जो होती है विलेजेस के अंदर मेनली, वह फार्मर्स जो मनी बोरो करते हैं वो या तो मनी लैंडर से करते हैं या फिर ट्रेडर से या फिर बिग फार्मर से, क्योंकि उनके पास जो है दूसरा कोई सोर्स नहीं होता। और दूसरा, जैसा हम जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली फार्मर्स इलिटरेट हैं, तो ऐसे में उनको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता, जहाँ से वह लोन एक लो इंटरेस्ट रेट में और एक अच्छे वे में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह नहीं जानते, इसलिए वह डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टॉपिक थे, लेबर और कैपिटल। तो जैसा कि आपने देखा कि लेबर में हमको बताया गया कि लेबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं पालमपुर की बात करता हूँ तो पालमपुर के अंदर लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं है, वहाँ पे लेबर एक हाई अमाउंट में अवेलेबल है। तो ऐसे में वहाँ पे जो वेजेस हैं वो ज़्यादा नहीं मिल पाते, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजह से जो वेजेस हैं वो लो हैं। इसलिए यहाँ पे हमें बताया गया है एक लैंडलेस फार्म लेबर के बारे में, जिसका नाम है डाला। डाला जो है वो बेसिकली उसको बहुत कम वेजेस पे काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट द्वारा जो यहाँ पे वेजेस डिसाइड किए गए वो है 115 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे डाला को सिर्फ 80 रुपीज़ वेजेस पे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अदर लेबर है और हैवी कंपटीशन होने की वजह से उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कैपिटल के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर प्रोडक्शन में। और ऐसे में यहाँ पे कैपिटल को अर्न करने के लिए जो हमारे पास पुअर या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, और उनको हाई इंटरेस्ट रेट में मनी लैंडर्स या फिर बिग फार्मर्स से मनी बोरो करनी पड़ती है, जो उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाती है रिपे करने में। जबकि जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं, वो अपनी सेविंग्स को जनरेट करते हैं, जिससे कि वह आगे जा कर के अपने फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अब आपने जब फार्म हाउस में प्रोडक्शन कर लिया, तो उसके बाद फार्म हाउस में क्या होता है, जो सरप्लस प्रोडक्ट होता है, यानी जो प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें से कुछ पार्ट तो हम अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं, और बाकी का जो सरप्लस पार्ट होता है उसको मीडियम और लार्ज फार्मर्स मार्केट में सेल कर देते हैं।
और यहाँ पे मार्केट से जो भी अर्निंग होती है वह फार्मर्स की अर्निंग होती है। ट्रेडर्स जो होते हैं वह मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और उसको आगे दूसरे शॉपकीपर्स को टाउन्स और सिटीज़ में सेल कर देते हैं। और इस तरीके से वह जो प्रोडक्ट होता है जो फार्म में ग्रो हुआ है वह फार्मर्स से एंड कंज्यूमर तक, जो उसका फाइनल यूज़ करने वाले हैं फाइनल कंज्यूमर्स तक, वहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिनल और बिग फार्मर्स हैं उनके पास तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स की या फिर लैंडलेस लेबर की, तो ये जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वह अपने जिस भी फार्म एरिया में वर्क करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स की जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड एरिया है, तो वह तो सिर्फ अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए ग्रो कर पाते हैं मेनली। बहुत ही कम अमाउंट होता है सरप्लस उनके पास जिसको मार्केट में सेल कर पाएँ। अदरवाइज उनको बिग फार्मर्स के फार्म एरिया से वर्क करना पड़ता है और वहाँ पे वह जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वह उस क्रॉप को जो बिग फार्मर्स हैं उनको दे देते हैं और उसके रिटर्न में उनको या तो मनी प्रोवाइड हो जाती है, जिसको हम वैसे वेजेस कहेंगे, तो वेजेस में या तो उनको मनी मिलती है या फिर उनको जो है इन काइंड यानी कि क्रॉप प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उनके पास यही दो सोर्सेज होते हैं। और जो बिग फार्मर्स होते हैं वह अपने क्रॉप्स को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हैं ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स उन क्रॉप को पहुंचा देते हैं शॉपकीपर्स तक और शॉपकीपर्स जो है उनको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी फार्मिंग एक्टिविटी जो कि पालमपुर में की जाती है, उसके बारे में टॉपिक्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि फार्मिंग तो एक मेन और प्राइमरी एक्टिविटी होती है किसी भी विलेज के लिए, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है जो कि एग्रीकल्चर से अलग है। यानी 75% तो वहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी और वर्क करती थी फार्मिंग में, लेकिन 25% जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में वर्क करते हैं। तो सबसे पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की हम बात करते हैं वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बेसिकली यहाँ पे जो ये वर्क है वो होम बेस है, यानी कि घरों पे काम किया जाता है, जैसे कि कुछ क्राफ्ट्स बनाना। ओके, यहाँ पे जो वर्क किए जाते हैं वो फैमिली लेबर यानी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं को लेबर के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये मुश्किल से ही लेबर को हायर करते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं क्राफ्ट्स प्रोड्यूस करना या डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाना जो कि होममेड आर्टिकल्स हों। तो ऐसे प्रोडक्शन किए जाते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही हम जो है गुड और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस में। तो ऐसे पीपल और गुड्स इनको फैरी किया जाता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज के द्वारा। तो ऐसे में इन सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें चाहे बुलक कार्ट हो, ठीक है, टांगाज हो, या फिर इसके अलावा ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली जो कि मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, तो वह अपनी सेविंग से, जैसे उन्होंने ट्रैक्टर परचेज़ किया तो उस ट्रैक्टर का यूज़ वह अपने लिए फार्म हाउस में करेंगे, पर उसके अलावा जो बाकी का टाइम पीरियड जिसमें उनके पास कोई टास्क नहीं है, तो ऐसे में वह ट्रांसपोर्टिंग का वर्क करते हैं और उधर से अपने लिए अर्निंग करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर होते हैं जो कि इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो कि रिलेट करता है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी से और उसके रिलेटेड एग्रीगेट से। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इसको बोला जाता है। और लास्ट है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट हैं ये एक दूसरे पर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेयरी। डेयरी भी एक इम्पॉर्टेंट अर्निंग सोर्स है पालमपुर के अंदर, इससे ही मनी अर्न की जाती है। पालमपुर में डेयरी जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे डेयरी एक ऐसा बिजनेस है जो कि हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एनिमल्स मिल्क आर डन मोस्टली फ्रॉम काउज एंड बफेलोज, यानी काउज और बफेलोज की हेल्प से यहाँ पे डेयरी का टास्क पूरा किया जाता है और जो मिल्क होता है उस मिल्क को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर ज्वार और बाजरा जो ग्रो किए जाते हैं रेनी सीजन में, बेसिकली कैटल्स के लिए ग्रो किए जाते हैं और कैटल्स जो होते हैं उनसे मिल्क
प्राप्त करने के बाद उसको रायगंज, जो कि वहाँ के पास नियर बाय लार्ज विलेज था, वहाँ पे सोल्ड किया जाता है। इसके अलावा 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, जो कि नियरेस्ट टाउन है, स्मॉल टाउन है, वहाँ पे उनके पास कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स हैं जिनमें मिल्क को वह स्टोर करते हैं। उसके बाद जो फार अवे टाउन्स और सिटीज़ हैं वहाँ तक वो सप्लाई करते हैं। तो यह डेयरी की एक्टिविटी पालमपुर में की जाती है, जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। और लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। पालमपुर में शॉपकीपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मनी अर्निंग का सोर्स है। शॉपकीपर्स जो हैं वह मनी अर्न करते हैं, वाइड रेंज के आइटम्स को सेल करते हैं मार्केट में। उनके पास जो शॉप है वहाँ से वाइड रेंज का जो आइटम है उसको सेल करते हैं, जैसे वीट हुआ, शुगर है, टी है, राइस है, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, notebooks, pen, pencil, even some clothes also. So basically with the help of this shopkeeper earn their livelihoods. शॉपकीपर जो यहाँ पे इंडिविजुअल इनकी शॉप्स हैं जिनको ये रन करते हैं, और यहाँ पे इन आर्टिकल्स को सेल करके यह मनी अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड्स को अर्न करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यह था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाना। यहाँ पे जो एक लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारा एंटरप्राइज, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली देखिए, जो लैंड लेबर कैपिटल है ये हमारे पास है, लेकिन अब इससे हम प्रोडक्शन कैसे करवाएं, यानी इसको पूरा मैनेज करने के लिए हमारे पास मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी हमें करनी पड़ती हैं, जो कि आती है एंटरप्राइज में या एंटरप्रेन्योरशिप में। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वह इन एक्टिविटीज़ को पूरा करता है, यानी ये जो एक्टिविटीज़ लैंड लेबर कैपिटल द्वारा जो प्रोडक्शन में टास्क किए जाएंगे उसको इनिशिएट करता है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि वे अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो, और साथ साथ जो प्रोडक्शन हो वो उसका बेटर यूज़ हो पाए, और जो एंड कंज्यूमर है उसका अच्छे से यूज़ भी कर पाए। तो इसके लिए वह इस प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाते हैं। यह टास्क होता है एंटरप्राइज का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यहाँ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बनते हैं दैट व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज होते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, उसके पार्ट फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है पालमपुर के बारे में। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमने पढ़ा शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा यहाँ पे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आप एक फार्म एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास आंसर है येस, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक दैट इज़ हाइडिंग वैरायटी सीड्स। ओके, हाइडिंग वैरायटी सीड्स से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि हम जब हाइडिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करते हैं तो हम रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, इससे लैंड की फर्टिलिटी भी रिमूव होती है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वह हमारे वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड्स हुआ, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनको पॉल्यूट करती हैं और इसमें एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास दैट इज़ पीपल एज रिसोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ द लेबर और एंटरप्राइज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उस सेकंड चैप्टर में, पीपल एज रिसोर्स में। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। Students, this is all about the chapter The Story of Village Palampur. In this chapter, we came to know about the economic activity that is production. And with the help of this story of the village Palampur, now we are deeply understood about the activity that is production. So students, your homework is to write down all the slides in your notebook and you all will have to learn it. So students, this is all about the video. If you have any doubt, just mention it below in the comment section. And thank you for watching this video. Have a nice day.